जय हिंद। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। मैं यूपी पुलिस के साथ एज साइबर सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ और आज का जो सेशन है वो बेसिकली फोकस्ड है साइबर क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा साइबर क्राइम के साथ। साइबर क्राइम का क्या मतलब होता है? IT एक्ट के अकॉर्डिंग मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनी फॉर्म इज अ साइबर क्राइम। अगर आप टेक्नोलॉजी का मिसयूज किसी भी फॉर्म में करते हैं तो ये एक साइबर क्राइम है। जैसे आपने किसी को धमकी भरा एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ये क्या है? ये आप टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेजेस आप जनरल कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप उसका मिसयूज करते हैं, धमकी देते हैं, तो ये एक साइबर क्राइम आप कर रहे हैं। अगर आपने किसी के डेबिट कार्ड की डिटेल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, अगेन यू आर मिसयूजिंग द टेक्नोलॉजी, फिर से आप साइबर क्राइम कर रहे हैं। इसी तरह मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनी फॉर्म इज अ साइबर क्राइम। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर हम टेक्नोलॉजी का मिसयूज किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं तो ये एक साइबर अपराध की श्रेणी में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, आज के सेशन में हम अलग अलग तरह के साइबर अपराध जो हो रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या उनके टाइप्स हो सकते हैं, मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, कैसे इन साइबर क्राइम्स को परफॉर्म किया जाता है, और आप अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हमें अपने आप को साइबर सिक्योर रखना है इस साइबर वर्ल्ड में। इन सब के बारे में आज का सेशन फोकस रहेगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आजकल हो रहे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो लोग शिकार हो रहे हैं साइबर क्राइम का, वो फाइनेंशियली उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो आज के सेशन में शुरुआत हम करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड से। अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की भी बात करें तो उनमें 80% जो फ्रॉड्स होते हैं, 80% ऑफ फ्रॉड्स दैट आर बीइंग डन नाउअडेज आर रिलेटेड टू UPI। आप सब UPI के बारे में जानते होंगे। UPI के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब से कुछ साल पहले UPI लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। जब से UPI लॉन्च हुआ, UPI ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया पेमेंट्स की फील्ड में। अभी कुछ दिन पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि आजकल जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें 84% ट्रांजैक्शंस UPI से संबंधित है। UPI ने रिवॉल्यूशन कैसे ला दिया ट्रांजैक्शन की फील्ड में? जब UPI नहीं था उस समय अगर आपको किसी व्यक्ति को पैसे भेजने होते थे तो आपको इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता होती थी। इंटरनेट बैंकिंग में पहले आपको पेई ऐड करना होता था और जब पेई ऐड हो जाता था, उस पेई को ऐड करने के बाद आप कुछ घंटे होते थे, 24 घंटे या 48 घंटे बाद ही ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते थे। बट आज की डेट में UPI की मदद से आप 1 लाख रुपए तक का अमाउंट किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं 24 घंटे के अंदर बिना कोई पेई ऐड किए हुए। ये ट्रांजैक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। बैंक का जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, ये लिमिटेड होता है। हर एक बैंक अकाउंट के ऊपर ये निर्भर करता है किस तरह का बैंक अकाउंट आपका किस बैंक में ऑपरेट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग UPI का इस्तेमाल करने लगे और डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने लगे। बट डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने के साथ साथ साइबर अपराध भी उसी रेशियो में बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ केस स्टडीज जिनके माध्यम से आपको समझ आएगा कि UPI से संबंधित फ्रॉड कैसे होते हैं। और आज की डेट में जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपको बेसिकली इस तरह के अपराध के बारे में पता होगा, अगर आप इन केस स्टडीज के बारे में ध्यान से समझ लेते हैं, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप UPI रिलेटेड फ्रॉड से ज़रूर अपने आप को बचा सकेंगे। मैंने ये क्यों कहा कि आज तक की डेट में, क्योंकि साइबर क्राइम का ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। अब से कुछ साल पहले जो साइबर अपराध हो रहा था वो आज हो सकता है बंद हो जाए और आज से एक नया साइबर क्राइम शुरू हो जाए जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। सबसे पहला केस मैं आपको बताता हूँ। अब से कुछ महीनों पहले एक महिला ने एक वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट पोस्ट किया, उसको अपना फर्नीचर बेचना था। एक व्यक्ति ने उस महिला के दिए हुए ऐड को देखा जो कि OLX नाम की एक वेबसाइट पे दिया गया था, और जैसे उसने देखा वो ऐड, उस व्यक्ति ने उस महिला को फ़ोन किया और बोला, मैडम मैं आपका फर्नीचर खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, आपने 25,000 रुपीज़ कोट कर रखे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये पैसे मैं गूगल पे से भेज देता हूँ, मेरा एक मित्र आएगा और शाम को आपसे पैसे कलेक्ट करके ले जाएगा। महिला ने कहा ठीक है। उस व्यक्ति ने
महिला से पूछा मैडम अपना गूगल पे का नंबर बताइए। महिला ने अपना गूगल पे का नंबर बताया। जैसे उस महिला ने नंबर बताया, उस व्यक्ति ने कहा मैडम आपका नाम ये है? महिला ने कहा हाँ। उसने कहा मैं आपको 25,000 रुपए भेजता हूँ, आप उस पैसे को रिसीव कर लीजिए। इसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, गूगल पे गया, उस महिला का नाम उसको दिख रहा था। जब आप किसी भी व्यक्ति को पहली बार गूगल पे पेमेंट करने चलते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, पहला होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है पे। उसने क्या किया, रिक्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, वहां 25,000 रुपीज इंटर किए, फिर ऑप्शन आया रिक्वेस्ट 25,000 का, उसने उस रिक्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। अब महिला के पास एक नोटिफिकेशन गया जिसमें लिखा हुआ था पे और डिक्लाइन। उसने कहा मैडम मैंने आपको 25,000 रुपए भेजे, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, डिक्लाइन वाले पे क्लिक मत करिएगा नहीं तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में 25,000 रुपए पे कर लीजिए। महिला ने जैसे ही पे ऑप्शन पे क्लिक किया, उससे पिन एंटर करने को कहा गया। उसने जैसे ही पिन एंटर किया, उस महिला के अकाउंट से 25,000 रुपए कट गए और वो पैसा उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला गया जो कि फर्नीचर खरीदने में इंटरेस्टेड था। इसमें जो क्रिमिनल था उसने क्या मॉडस ऑपरेंडी यूज किया, हम में से अधिकतर लोग जो यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं जैसे गूगल पे, उनको सिर्फ ये पता होता है कि गूगल पे से सिर्फ कैसे पैसे भेजने हैं। उनको कुछ ऐसे ऑप्शंस जो वहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में पता नहीं होता। जैसे गूगल पे एक रिक्वेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसका उस व्यक्ति ने मिसयूज किया। रिक्वेस्ट ऑप्शन इसलिए होता है कि मान लीजिए मुझे आपसे कुछ पैसों की जरूरत है, तो जैसे हम किसी व्यक्ति से पैसे मांगते हैं वैसे ही आप रिक्वेस्ट कर लो, उधर व्यक्ति पे कर देगा तो उसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसको इस तरह से समझिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट ऑप्शन को उसने सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म किया, कन्विंस किया उस महिला को और कहा कि पे क्लिक करके अपने अकाउंट में पैसे भेज दो। जबकि उस महिला को समझना चाहिए था कि पे ऑप्शन पे क्लिक करने से हमेशा अकाउंट से पैसा पे होगा, ना कि अकाउंट में पैसा पे होगा। तो जितने भी ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को कन्विंस करना कि अगला व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग काम करे, और इस तरह से इस फ्रॉड को परफॉर्म किया गया। तो आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के ऑप्शंस का इस्तेमाल करे, पे ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए कोई व्यक्ति आपसे बोले, तो आपको अलर्ट होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि पे क्लिक करने से पैसा मेरे अकाउंट से पे हो जाएगा, ना कि मेरे अकाउंट में पे होगा। दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ जो यूपीआई से संबंधित है। दूसरे केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपने एक मित्र को 10,000 रुपए गूगल पे भेजे। उस व्यक्ति के पैसे कट गए लेकिन उसके दोस्त को रिसीव नहीं हुए। वो व्यक्ति परेशान हो गया। कई बार ऐसा नेटवर्क इश्यूज की वजह से हो सकता है कि आपने किसी को पैसे भेजे और तुरंत वो पैसा रिसीव ना हो। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया, वो तुरंत गूगल पे गया और वहां उसने सर्च किया गूगल पे कस्टमर केयर नंबर। जैसे उसने गूगल पे कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, एक नंबर उसको एक वेबसाइट मिली। उस वेबसाइट पे जैसे उसने विजिट किया, वहाँ एक फ़ोन नंबर लिखा था जिस पे लिखा था गूगल पे कस्टमर केयर नंबर और 1800 करके नंबर शुरू था। उसने उस नंबर पे फ़ोन किया, बोला गूगल पे सपोर्ट से बोल रहे हैं। उसने कहा हाँ बोल रहा हूँ, बताइए। उसने कहा मैंने अपने दोस्त को अभी 10,000 रुपये भेजे थे, पैसे मेरे अकाउंट से कट गए लेकिन मेरे दोस्त के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। उसने कहा ठीक है, मैं ये पैसा वापस कर देता हूँ, आप एक काम करिए, मैं आपका सहयोग अच्छे से कर पाऊँ इसके लिए आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, क्विक सपोर्ट। उसको लगा गूगल पे सपोर्ट पे मैंने फ़ोन किया है, क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल करा रहा है कस्टमर केयर वाला बंदा, इसका मतलब इससे जल्दी सपोर्ट मिलेगा। उसने क्या किया, तुरंत क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल किया। क्विक सपोर्ट है क्या, क्विक सपोर्ट जैसे आपने शायद टीम व्यूअर का नाम सुना हो या एनी डेस्क का नाम सुना हो। ये क्या है, ये रिमोट एक्सेस की एप्लीकेशंस है। इससे अगला व्यक्ति रिमोटली आपकी पूरी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ एक कोड बताने की आवश्यकता होती है। जैसे उसने क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल किया, कस्टमर केयर वाले बंदे ने वो कोड पूछा जो उसके फ़ोन पे विजिबल हो रहा था। उसने जैसे ही कोड बताया, अब कस्टमर केयर वाले बंदे के पास फ़ोन का पूरा कंट्रोल था। उसने कहा आप अपना बैलेंस चेक करिए, जिससे जब आपको 10,000 रुपये मेरी तरफ से वापस किए जाएं तो आप कंफर्म हो जाएं कि आपका पैसा आपको मिल चुका है। इसलिए एक बार अभी आप करंट बैलेंस अपना चेक कर लीजिए। उस व्यक्ति ने करंट बैलेंस चेक करने के लिए अपना पिन एंटर किया। जैसे पिन एंटर कर रहा था वो व्यक्ति, उधर से उसने शो पिन पे क्लिक कर दिया, उसको दिख गया कि व्यक्ति क्या पिन एंटर कर रहा है।
और फिर उसने देखा उसके अकाउंट में 66,000 रुपीज़ पड़े हुए थे। उसने कहा कि मैं आपको ये पैसे वापस करने वाला हूँ, आपको 10,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे, लेकिन इस पैसे को मैं वापस करूँ इससे पहले मुझे ये इंश्योर करना होगा कि मैं ओरिजिनल व्यक्ति को ही पैसा वापस कर रहा हूँ। तो आप एक काम करिए, आप अपना कोई आईडी प्रूफ मुझे दिखाइए और भेजिए मुझे। तो इतनी देर में उस व्यक्ति का ध्यान फोन की स्क्रीन से गया, वो व्यक्ति अपना आईडी प्रूफ ढूंढने लगा, और जब तक वो अपना आईडी प्रूफ सर्च कर रहा था, इतनी देर में जो कस्टमर केयर वाला बंदा था उसने 66,000 रुपीज़ ट्रांसफर कर लिए एक नए अकाउंट में। वो कस्टमर केयर वाला जो बंदा था वो एक फ्रॉडस्टर था, जो कि कस्टमर केयर वाला बन करके ये फ्रॉड परफॉर्म कर रहा था। इस तरह के केसेस में जो क्रिमिनल होता है उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है? क्रिमिनल सबसे पहले एक डोमेन नेम रजिस्टर करता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को SBI के नाम पे फ्रॉड करना है, तो वो व्यक्ति एक डोमेन नेम रजिस्टर करेगा। डोमेन नेम मतलब वेबसाइट का, हर एक वेबसाइट का एक नाम होता है, एक URL होता है, एक लिंक होता है जो आप ओपन करते हैं टास्क बार में एंटर करके। वैसे उस व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ पे सर्च किया, सर्च करने पे उसको एक फेक वेबसाइट मिली इस केस में। तो यहाँ फ्रॉडस्टर क्या करता है, एक फेक डोमेन नेम रजिस्टर करता है। जैसे मैंने बताया किसी व्यक्ति को SBI के नाम पे फ्रॉड करना है, तो वो व्यक्ति एक डोमेन नेम रजिस्टर करेगा SBI customer care india.com एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्या हुआ, SBI का ओरिजिनल वेबसाइट है sbi.co.in। अब अगला व्यक्ति SBI से मिलता जुलता ही एक नाम रजिस्टर कर लेगा SBI customer care india.in या .com। अब क्या हुआ, ये ओरिजिनली SBI का डोमेन नहीं है, लेकिन इसमें SBI का नाम थोड़ा सा लगा हुआ है। तो क्या होगा, अगला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि ये SBI का ही कस्टमर केयर का वेबसाइट है, राइट। अब उस डोमेन नेम को रजिस्टर करने के बाद फ्रॉडस्टर उस पर एक वेबसाइट बनवाता है, और वेबसाइट बनवाने के बाद एक नंबर परचेज करता है जो 1800 से शुरू होता है। आम पब्लिक में एक धारणा होती है कि 1800 से जो नंबर शुरू हो रहा है वो कस्टमर केयर का ही नंबर होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि 1800 से शुरू हो रहा नंबर कस्टमर केयर का ही नंबर हो। ये एक फेक नंबर भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति 5-6 हज़ार 10,000 रुपए खर्च करके ऐसा एक नंबर खरीद सकता है जो 1800 से शुरू हो रहा होगा। तो फ्रॉडस्टर यही काम करते हैं, एक नंबर परचेज करते हैं जो 1800 से शुरू होता है, और उस नंबर को परचेज करने के बाद अगला व्यक्ति क्या करता है, फ्रॉड करना शुरू करता है। फ्रॉड कैसे शुरू होता है, फ्रॉड को करने के लिए वेबसाइट का गूगल पे टॉप पे आना जरूरी है। तभी तो आप जब सर्च करेंगे SBI कस्टमर केयर तो वो वेबसाइट आएगी, तभी आप फ्रॉड का शिकार होंगे। तो फ्रॉडस्टर इसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, एक SEO एक्सपर्ट को हायर करते हैं। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक तकनीक होती है जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक वे में रिजल्ट्स को टॉप पे लाया जाता है। तो क्या होगा, SEO एक्सपर्ट उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है कुछ इस हिसाब से कि जब भी आप SBI कस्टमर केयर सर्च करें, आपकी वो वेबसाइट जो फेक वेबसाइट है वो पहले 10 या पहले 20 या पहले 30 रिजल्ट्स में विजिबल हो जाए। क्योंकि जनरली आप पहले 2-3 पेज ही विजिट करके सर्च करते हैं कोई भी नंबर, तो जैसे ही आप SBI कस्टमर केयर सर्च करेंगे वो वेबसाइट टॉप रिजल्ट में आ रही होगी, और टॉप रिजल्ट में आने के बाद आसानी से आप जैसे उस नंबर पे फ़ोन कर रहे होंगे आप फ्रॉड के शिकार हो रहे होंगे। तो इसमें कुछ बातें आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि गूगल पे दिखाई हुई हर एक चीज़ ओरिजिनल नहीं होती। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या करता है, जो अलग अलग रिजल्ट्स आपको अलग अलग वेबसाइट पे विजिबल होते हैं उन्हीं रिजल्ट्स को सर्च करके आपको दे देता है। तो कभी भी गूगल किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं देता। पहली बात आप सबको ध्यान में रखनी है कि गूगल पे दिखाया हुआ कोई भी रिजल्ट 100% ऑथेंटिक नहीं होता। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या करेगा, उन सभी रिजल्ट्स को सर्च करके आपको दे देगा जो इंटरनेट पे है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी वेबसाइट पे मैंने एक फेक वेबसाइट बनाई और उस पर मैंने लिख दिया राहुल मिश्रा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आप उसको गूगल पे सर्च करें राहुल मिश्रा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको एक रिजल्ट ऐसा भी मिलेगा जिसमें लिखा होगा राहुल मिश्रा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या इससे मैं प्रधानमंत्री हो गया? इसी तरह से आप सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि गूगल पे दिखाया हुआ हर एक रिजल्ट ओरिजिनल नहीं होता, हर एक रिजल्ट ऑथेंटिक नहीं होता।
इसलिए कभी भी जब आपको कोई भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करना हो तो कभी भी ये काम गूगल से ना करें। हमेशा कस्टमर केयर का नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके ही सर्च करें, या किसी बैंक के कस्टमर केयर का नंबर आपको चाहिए तो सबसे आसान तरीका है, आपके डेबिट कार्ड के पीछे एक नंबर लिखा होता है जो आपका कस्टमर केयर का ओरिजिनल नंबर होता है, या डेबिट कार्ड के पीछे या आपकी पासबुक पे वेबसाइट लिखी होगी जो आपकी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप वहां से जो कस्टमर केयर नंबर मिल रहा है उस पर आप बिलीव कर सकते हैं, बट गूगल पे दिखाए हुए किसी भी कस्टमर केयर नंबर पे बिलीव मत करिए, क्योंकि जितने भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपका एसी खराब हो गया, आप अपने एसी के ब्रांड का कस्टमर केयर नंबर सर्च करेंगे, आपको फेक नंबर्स मिलेंगे। आपका टीवी खराब हो गया, आपको फिर से फेक नंबर्स मिलेंगे। आपका स्मार्टफोन खराब हो गया, आप सर्च करोगे, आपको फिर से येलो पेजेस पे या गूगल पे सर्च करने पे बहुत सारे फेक नंबर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों में फंसे तो आसानी से आपके साथ फ्रॉड परफॉर्म किया जा सकता है और आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है। अगला जो केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ वो भी यूपीआई से संबंधित है। तीसरा केस, अब से कुछ महीनों पहले मेरे पास ये केस आया जिसमें एक इंस्पेक्टर साहब हैं मुरादाबाद के, उनके पास एक कॉल आया, फोन कॉल। जैसे उन्होंने फोन कॉल को रिसीव किया, अगले बंदे ने कहा पहचाना इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब ने कहा नहीं मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब भूल गए, हमारी आपकी मुलाकात हुई थी इंस्पेक्टर रंजीत के साथ, हम लोग 1.5 साल पहले मिले थे, हमने साथ में बैठ के चाय पी थी, कुछ याद आया। तो उन्होंने एक नाम गेस किया, बोला ये बोल रहे हो। तो उसने कहा हाँ साहब बिल्कुल सही पहचाना, और कैसे हैं आप। तो उन्होंने कहा मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो उसने कहा मैंने इंस्पेक्टर रंजीत से 50,000 रुपये उधार लिए थे, मुझे उन्हें वो पैसे वापस करने थे, लेकिन उनके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन्होंने कहा था कि एक काम करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में कुछ दिक्कत चल रही है, तो उन्होंने कहा था इस पैसे को मैं आपको वापस कर दूं। तो अगर मैं आपको वो पैसे वापस कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपके अकाउंट में अगर मैं वो पैसे भेज दूं तो आप इंस्पेक्टर रंजीत को तो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भेज दूंगा। तो उसने कहा ऐसा है भाई साहब मैं आपको पैसे भेज दे रहा हूँ, आप एक काम करिए, घर में कोई व्हाट्सएप नंबर हो तो आप दे दीजिए, जैसे ही वो व्हाट्सएप नंबर आप मुझे देंगे मैं आपके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दे रहा हूँ और वो पैसा आप उनको दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसने क्या किया, 50,000 रुपीज़ का एक QR कोड भेजा व्हाट्सएप नंबर पे। जैसे वो QR कोड रिसीव हुआ, उन्होंने कहा कि ये QR कोड आप स्कैन कर लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। जैसे इस कोड को आप स्कैन करेंगे आपके खाते में 50,000 रुपये आ जाएंगे और ये पैसे आप उन्हें दे दीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया, अपने फ़ोन से उस QR कोड को स्कैन किया और जैसे QR कोड को स्कैन किया 50,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में से डेबिट हो गए, 50,000 रुपये अकाउंट से कट गए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुमने तो कहा था पैसे आएंगे, पैसा अकाउंट से कट गया। तो उसने कहा ज़रूर सर आपने कोई गलती करी होगी, लगता है आप ठीक से गूगल पे यूज़ नहीं कर पाते, इसी वजह से लग रहा है पैसे आपके कट गए। आप एक काम करिए, इस कोड को आप दोबारा से स्कैन करिए, जो 50,000 रुपये कटे हैं वो पैसा वापस आ जाएगा। उसने फिर से कहा स्कैन करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब को लगा कि जो पैसे गए हैं वो वापस आ जाएंगे इस कोड को स्कैन करने से। उन्होंने तुरंत दोबारा से कोड स्कैन किया। जैसे उन्होंने कोड स्कैन किया फिर से 50,000 रुपीज़ डेबिट हो गए। 50,000 रुपये जब दोबारा कट गए तो इंस्पेक्टर साहब ने उसको खूब सारा सुनाया, बोला कि तुमने फ्रॉड किया मेरे साथ। तो उसने कहा भाई साहब मैं आपका एक अच्छा मित्र हूँ और इंस्पेक्टर साहब से भी मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। आप एक काम करिए, आप एक सिंपल सा काम करिए, ऐसा करिए किसी और फ़ोन से इस कोड को स्कैन करिए। आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उन्होंने अपनी बेटी का फ़ोन मांगा उस कोड को स्कैन करने के लिए। उनकी बेटी ने कहा कि पापा इससे पैसे कट जाएंगे, पैसे आएंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, पैसे आ जाएंगे। फिर उन्होंने अपनी बेटी का फ़ोन लेकर के सेम QR कोड को स्कैन किया। इस बार उनकी बेटी के अकाउंट से पैसे नहीं कटे। क्यों नहीं कटे, क्योंकि उनकी बेटी के अकाउंट में 47,000 रुपीज़ थे, जबकि वो QR कोड था 50,000 का। इस वजह से पैसे इस बार डिडक्ट नहीं हुए।
और तब इंस्पेक्टर साहब को समझ आया कि वो फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। फिर उन्होंने कंप्लेन लॉन्च करी। जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमें इस केस में क्या मिला, इसमें क्या था, जो फ्रॉडस्टर था वो क्या करता था, वो फेसबुक पे जाता था। फेसबुक पे जाने के बाद एक रैंडम नंबर वो सर्च किया करता था। उसने जब रैंडम नंबर सर्च किया तो उसको इंस्पेक्टर साहब का फेसबुक अकाउंट मिल गया। उसने क्या किया, उस फेसबुक अकाउंट पे देखा तो इंस्पेक्टर साहब ने मुरादाबाद पुलिस लाइन की कुछ फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रखी थी जिसमें वो परेड कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और फोटोग्राफ्स पोस्ट थी। उसने देखा उन फोटोग्राफ्स पे कमेंट किसके आए हैं, तो उसने चेक किया कि इंस्पेक्टर रंजीत एक ऐसे इंस्पेक्टर थे जो हर 3-4 फोटो में से एक फोटो पे नाइस पिक लिख दिया करते थे। तो उसको समझ आया कि इंस्पेक्टर रंजीत को अगर हम टारगेट करें तो ये एक अच्छा टारगेट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो जिस व्यक्ति का नाम पे ये कमेंट कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ पे रेगुलर कमेंट्स नहीं रहते, हर 4-5 में से एक फोटो पे उनके कमेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब इनकी बहुत अच्छी दोस्ती इससे नहीं होगी, बहुत खराब दोस्ती भी नहीं होगी। इसके बाद उस व्यक्ति ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद इंस्पेक्टर रंजीत के नाम का इस्तेमाल करके ये पर्टिकुलर फ्रॉड परफॉर्म किया। तो आप सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत सारी जानकारी आपके सोशल मीडिया अकाउंट से इकट्ठा कर सकता है। आपका सोशल मीडिया आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है लोगों को और इस तरह से आपके साथ फ्रॉड परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो आप सबको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। अवेयर इस बात से रहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको लालच दे रहा है, आपको पैसे देने का लालच दे रहा है, तो उस समय भी आप अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। अगर किसी व्यक्ति को आप नहीं पहचानते तो आउटराइटली आप मना करिए कि आप उस व्यक्ति को नहीं पहचानते, क्योंकि आपके 8, 10, 15, 20 दोस्तों का नाम कोई भी व्यक्ति आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जा करके पता कर सकता है कि आपकी किन 10 लोगों से अच्छी दोस्ती है, आपके कौन से क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स कौन हैं, आपका फ़ोन नंबर। कई बार लोग कमेंट बॉक्स में आपका फ़ोन नंबर पूछ लेते हैं और कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई भी कर देते हो। तो बहुत सारी जानकारी आपके बारे में आपका सोशल मीडिया आपको बता देता है, इसलिए आप सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जी, अब हम बात करेंगे CDR के बारे में। CDR क्या होता है? बेसिकली CDR होता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जो भी हम टेलीफोनिक कॉल्स करते हैं अपने फ़ोन से, उसका एक रिकॉर्ड जनरेट होता है। वो जो भी कॉल हम अपने फ़ोन से कर रहे हैं वो किसी ना किसी टावर से लिंक्ड होता है। किसी टावर के थ्रू ही वो कॉल एक फ़ोन नंबर से दूसरे नंबर पे लैंड होता है या दूसरे नंबर से हमारे फ़ोन नंबर पे आता है। तो कई बार कई सारे केसेस में CDR एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति को ट्रैक करने में। कई बार अपराध हो जाते हैं और कई बार की क्या मैं कहूँ कि अगर 90% साइबर क्राइम्स या 90% अपराध जो इन्वेस्टिगेट होते हैं उसमें CDR का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। CDR के माध्यम से आप एक क्रिमिनल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे CDR के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है वो अपराध किस पर्टिकुलर जोन में कर रहा है, किस एरिया में कर रहा है, किस टाइम पे उसने वो अपराध परफॉर्म किया है, या वो व्यक्ति दिन भर में किन लोगों से बात करता है। अगर किसी व्यक्ति की हमें रात की लोकेशन पता करनी है तो रात में वो उस व्यक्ति का कॉल डिटेल रिकॉर्ड को स्टडी करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति रात में कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता होगा, वो व्यक्ति अपना रात का समय कहाँ व्यतीत करता होगा। ये बहुत सारी जानकारियाँ आपको किसी भी व्यक्ति के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चल जाती हैं। CDR मंगाने के लिए एक 91 CRPC का नोटिस होता है जो आपको इशू करना होता है। इसके लिए अपनी ऑफिशियल ID से आपको कंपनी के जो नोडल अधिकारी होते हैं, अलग अलग जो कंपनीज होती हैं, जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके नोडल ऑफिसर्स होते हैं जिनसे कांटेक्ट करके आपको कॉल डिटेल रिकॉर्ड किसी भी यूज़र की मंगानी होती है। और कॉल डिटेल रिकॉर्ड को स्टडी करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे CDR एनालिसिस टूल्स आते हैं जिनकी मदद से फ़िल्टरिंग आप कर सकते हैं, कॉल्स की फ़िल्टरिंग कर सकते हैं कि ड्यूरेशन वाइज सबसे ज़्यादा कॉल्स
टॉप 20 कॉलर्स कौन से हैं, या फ्रीक्वेंसी वाइज किससे सबसे ज़्यादा बात हो रही है, या नंबर ऑफ कॉल सबसे ज़्यादा किससे बात की जा रही है, या ड्यूरेशन वाइज कौन सी कॉल सबसे बड़ी हैं। ये सारी जानकारियाँ उस टूल के माध्यम से आप इकट्ठा कर सकते हैं और आसानी से किसी भी क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है। क्रिमिनल को पकड़ने में CDR का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ये CDR होती है, इसी तरह IPDR भी होते हैं। IPDR क्या होता है? IPDR में आपको IP रिकॉर्ड्स पता चल जाते हैं। कोई भी IP एड्रेस से, मान लीजिए कोई व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले हम जानते हैं IP क्या होता है। IP बेसिकली होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको कोई व्यक्ति किस पर्टिकुलर फोन नंबर का इस्तेमाल करके इंटरनेट चला रहा है, इसकी जानकारी आपको IPDR के माध्यम से मिल सकती है। IP रिकॉर्ड्स बेसिकली हमें कैसे मिलते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे एक फेक प्रोफाइल बनाई और उस फेक प्रोफाइल का उसने मिसयूज करना शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति को उसने धमकी दे दी या किसी की ऑब्सीन फोटोग्राफ्स इंटरनेट पे अपलोड कर दी। अब मान लीजिए आपको इन्वेस्टिगेट करना है इस केस को और उस व्यक्ति को पकड़ना है जिसने वो क्राइम परफॉर्म किया है फेसबुक के माध्यम से। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का URL आपको चाहिए होगा। URL क्या है? मान लीजिए कोई साइबर क्राइम मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अगर मेरा फेसबुक पे मैंने वो क्राइम किया है तो फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल का एक यूनिक URL होगा। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको आप वैनिटी नेम या यूजर नेम भी कह सकते हैं, या facebook.com/ एक बड़ा सा URL लिख करके आता है, ID लिख करके आता है, इसी को हम URL कहते हैं। सबसे पहले आपको वो URL रिकॉग्नाइज करना होगा जिससे वो साइबर अपराध किया गया है। इसके बाद इस URL की डिटेल आपको फेसबुक से मांगनी होगी। फेसबुक से मांगने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक पेज फेसबुक पे होता है, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको facebook.com/records पे जाना होगा। जब आप facebook.com/records पे जाएंगे, अब आपसे आपका ऑफिशियल ईमेल ID वहां पे पूछेगा, जहां पे आपको अपना जो NIC या GOV का जो ईमेल ID होता है वो आपको इंटर करना होगा। उस ईमेल ID को जब आप इंटर करेंगे तो फेसबुक आपकी उस ऑफिशियल ID पे एक लिंक देगा। उस लिंक के माध्यम से आप आसानी से एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक पेज होता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ पे एक फॉर्म आपको फिल करना होता है। उस फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा कि आप किस तरह के साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिस क्राइम को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसका URL क्या है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपसे फेसबुक मांगेगा, और आपको अपना एक 91 CRPC का एक नोटिस, जो कि आपका जो भी गस्टेड ऑफिसर होंगे उनसे साइन किया हुआ, आपको फेसबुक को देना होगा। इसके बाद फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक उस नोटिस का जवाब देगा और आपको उस यूजर की डिटेल्स देगा जिसने वो साइबर अपराध किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है IP एड्रेस। फेसबुक एक IP एड्रेस देगा, ये IP एड्रेस उस यूजर का होगा जिसने उस अपराध को परफॉर्म किया है, और वहाँ पे फेसबुक आपको क्रिएशन IP भी देगा। क्रिएशन IP मतलब जिस व्यक्ति जो अपराधी है उसने किस IP एड्रेस से उस फेसबुक अकाउंट को बनाया है, ये जानकारी भी फेसबुक प्रोवाइड करेगा। इसके बाद का काम होता है उस IP एड्रेस को बैक ट्रैक करना। IP एड्रेस को बैक ट्रैक करने का तरीका होता है, इसके लिए IP ट्रैकर आप गूगल पे लिखेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां पे जब आप IP एड्रेस को इंटर करेंगे तो उन वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इस IP का ISP कौन है। ISP का मतलब वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का कौन है। जब आप ISP पता कर लेंगे, एग्जाम्पल के लिए पता चल गया ISP जियो है, तो जियो को आपको उस IP एड्रेस को देना होगा अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम। वहां पे आपको डेट और टाइम भी मेंशन करना होगा जो कि फेसबुक आपको देगा। क्योंकि देखिए, जो भी डिजिटल अपराध होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, हमेशा साइबर क्राइम का एग्जैक्ट एक समय होता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये साइबर अपराध 1 बजे से 2 बजे के बीच हुआ होगा। कोई साइबर अपराध होगा तो 11:12:03 पे हो रहा होगा। तो आपको कोई भी साइबर क्राइम की बात करिए, उसका एक एग्जैक्ट टाइम होगा।
आपको आईपी एड्रेस के साथ टाइम भी मेंशन करना होगा, और टाइम के साथ ये भी मेंशन करना होगा कि ये टाइम आपका आईएसटी में है या जीएमटी में है, या किस मोड में ये पर्टिकुलर टाइमिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप उसके साथ टाइम मेंशन करके जियो को भेजेंगे तो जियो क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस को क्रॉस चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर आईपी को उस डेट और टाइम पे हमने किस यूजर को एलोकेट किया था। डेट और टाइम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्या होता है, कई बार हमें डायनेमिक आईपी एड्रेस एलोकेट होते हैं। आईपी एड्रेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक आईपी। सबसे पहले दो टाइप्स आईपी के होते हैं, एक होता है पब्लिक आईपी, दूसरा होता है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी वो आईपी एड्रेस होता है जो हमारे लोकल सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है, और पब्लिक आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी के बिना हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, किसी भी वेबसाइट को विजिट करना है, तो आपके पास एक पब्लिक आईपी का होना जरूरी है। अब पब्लिक आईपी के भी दो आईपी होते हैं, एक होता है स्टैटिक आईपी, दूसरा होता है डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी वो आईपी एड्रेस होता है जो आज जो आपका आईपी एड्रेस है वही आईपी एड्रेस कल भी रहेगा, वही परसों भी रहेगा, यही 1 महीने तक रहेगा। मतलब एक ऐसा आईपी एड्रेस जो आपका सेम रहता है, इसको हम स्टैटिक आईपी कहते हैं। ये आईपी एड्रेस ज्यादातर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हम लेते हैं या जो डेडिकेटेड लीज लाइंस ली जाती हैं, वहां पे जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो स्टैटिक आईपी यूज किया जाता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होता है जो समय के साथ बदलता रहता है। मतलब अगर आप अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आपका आईपी एड्रेस कुछ और है, आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके 2 घंटे बाद जब दोबारा कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपका आईपी एड्रेस बदल जाए, या एक दिन आज हो सकता है पूरे दिन आपका आईपी सेम रहे, कल की डेट में जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करें तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, तो इसको हम डायनेमिक आईपी कहते हैं। क्या होता है, जितने भी आईएसपी होते हैं उनके पास लिमिटेड आईपी एड्रेसेस होते हैं। उन्हीं आईपी एड्रेसेस से दुनिया भर के लोगों को इंटरनेट चलाना है, तो उन आईपी एड्रेसेस का बेस्ट यूज किया जा सके, इसके लिए सेम आईपी एड्रेस अलग अलग लोगों को एलोकेट किया जाता रहता है। इस वजह से अगर आप टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए वो जो आईपी एड्रेस मैं अभी यूज कर रहा हूं, अगर मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दूं 2 घंटे बाद, हो सकता है सेम आईपी कोलकाता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा हो, और कोलकाता वाला जब डिस्कनेक्ट करता है तो सेम आईपी एड्रेस हो सकता है मुंबई में बैठा व्यक्ति यूज कर रहा हो। तो एक आईपी एड्रेस को दिन भर में मान लीजिए 5 लोगों ने इस्तेमाल किया, अगर आप टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो आईएसपी कैसे पता लगाएगा कि कौन सा व्यक्ति इसमें अपराधी है। तो ये पता लगाने के लिए टाइम मेंशन करना भी मैंडेटरी कंडीशन है। तो जब भी आप किसी भी आईएसपी से डिटेल मंगा रहे हैं तो आपको आईपी एड्रेस के साथ डेट और टाइम भी मेंशन करना मैंडेटरी है। जब आप डेट टाइम के साथ उस आईपी एड्रेस का डिटेल मंगाएंगे तो आईएसपी आपको उस व्यक्ति का डिटेल देगा जिसके नाम पे वो इंटरनेट कनेक्शन है। फिर उस व्यक्ति को बैक ट्रैक करके आप उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसने वो साइबर अपराध परफॉर्म किया है। तो ये तरीके हो सकते हैं जिनसे आप आईपी एड्रेस के माध्यम से डिटेल्स मंगा सकते हैं। और आईपी एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अगर हम किसी भी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की बात करें उसमें सबसे मेजर फैक्टर जो होता है वो होता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग द साइबर क्राइम केसेस। अगला क्या रखा जाए, अब हम बात करते हैं आईएमईआई की। आईएमईआई एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे फ़ोन में एग्जिस्ट करता है, और आईएमईआई के थ्रू आसानी से किसी भी फ़ोन को हम बैक ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कई बार फ़ोन गायब होने की के केसेस आपके पास रजिस्टर होते होंगे जिसमें अगला व्यक्ति कहता होगा कि हमारा साहब फ़ोन गायब हो गया। तो गायब फ़ोन को ट्रैक करने के लिए आईएमईआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यूज़र का आईएमईआई लेना होगा। कई बार लोगों के पास आईएमईआई उपलब्ध होते हैं, कई बार नहीं होते। अगर आपको यूज़र आईएमईआई दे देता है तो अच्छी बात है, आसानी से आप उस आईएमईआई को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट इन केस आपको आईएमईआई मान लीजिए यूज़र नहीं दे पाता
और उसके पास सिर्फ पता है उसको कि उस फ़ोन पे ये सिम कार्ड एक्टिव था, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो नंबर यूज़र बता रहा है, इन केस IMEI इज़ नॉट अवेलेबल, उस केस में आप क्या करिए, उस फ़ोन नंबर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगाइए। जैसे मान लीजिए व्यक्ति जिसका फ़ोन गायब हुआ वो एक BSNL का सिम कार्ड इस्तेमाल में ला रहा था, तो आपको BSNL से उस व्यक्ति का कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवाना होगा। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, उस CTR में आप देखेंगे IMEI भी मेंशन होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति जो सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था वो किस IMEI पे कर रहा था। अब जब आपको IMEI मिल गया तो आपको इस IMEI को स्कैन कराना होगा जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारा फ़ोन कॉल तभी हो पाता है जब IMEI और IMSI आपस में मिलते हैं। IMSI क्या होता है? IMSI होता है, हर एक सिम कार्ड का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम IMSI कहते हैं। जब IMSI और IMEI दोनों मिलते हैं तभी कोई कॉल हो पाती है। तो इसी वजह से जब आप BSNL से आपने कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगाया तो BSNL ने आपको बता दिया कि हमारा जो सिम कार्ड है वो इस IMEI पे चल रहा था, क्योंकि सिम कार्ड का जो यूनिक नंबर होता है उसको IMSI कहते हैं, और IMSI जब IMEI पे रन होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन जो भी टेलीकॉम का सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास होता है। तो आपको उस केस में क्या करना होगा, जब आपको IMEI मिल गया तो आपको उस IMEI को जितने ऑपरेटर्स हैं उन सारे ऑपरेटर्स पे रन कराना होगा। जब आप उन सारे ऑपरेटर्स पे उस IMEI को रन कराएंगे तो जिस भी कंपनी का सिम कार्ड अगर उस फ़ोन पे इस्तेमाल में लाया जा रहा होगा तो वो कंपनी आपको तुरंत बता देगी कि हमारा ये नंबर इस पर्टिकुलर IMEI पे रन हो रहा है। तो सिंपल तरीका क्या होता है, इसी वजह से IMEI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फ़ोन को वापस दिलवा पाने में। तो इसमें सिंपल सा टेक्निक होता है कि सिर्फ आपको IMEI को रन कराना होगा। जितने भी ऑपरेटर्स आपके देश में काम कर रहे हैं उन सबको आप सेम IMEI भेज देंगे, और जिस डेट में फ़ोन गायब हुआ है उस डेट से लेकर के करंट डेट तक आप उनसे स्कैनिंग मंगा लेंगे कि क्या इस डेट को जिस डेट से फ़ोन गायब हुआ है आज तक की डेट में क्या इस पर्टिकुलर IMEI का इस्तेमाल किया गया है, क्या कोई सिम कार्ड इस IMEI पे रन कराया गया है। और अगर कोई सिम कार्ड उस IMEI पे रन हो रहा होगा तो आपको आसानी से टेलीकॉम प्रोवाइडर इसकी डिटेल दे देगा, जिससे आप आसानी से उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं जिसने भी वो फ़ोन चोरी किया है या गायब किया है, उस व्यक्ति को आसानी से बैक ट्रैक किया जा सकता है। तो इन बातों का आप सबको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिजिटल एविडेंस कलेक्शन के ऊपर। डिजिटल एविडेंस कलेक्शन में क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो साइबर क्राइम होने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है जो भी साइबर अपराध हुआ है उसके बारे में जो भी क्लूज अवेलेबल हैं उनको इकट्ठा करना। इसमें अलग अलग तरह के साइबर अपराध हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को एक धमकी भरा मैसेज भेजा या धमकी भरा एक कमेंट किया फेसबुक के ऊपर। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग, या मान लीजिए किसी रिलीजन विशेष के खिलाफ टिप्पणी की गई किसी फेसबुक प्रोफाइल से, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो अगला व्यक्ति एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेता है और फिर उसी स्क्रीनशॉट के बेसिस पे जो भी IO होता है वो अपने केस को इन्वेस्टिगेट करना आगे शुरू कर देता है। और कई बार एज अ प्रूफ उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, एज एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में, लेकिन कई बार कोर्ट में ऐसे एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किए जाते। इसका मेजर रीज़न क्या होता है कि जब आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हमेशा स्क्रीनशॉट, अगर आप मान लीजिए फेसबुक पे किसी ने कोई उल्टा सीधा कमेंट किया और आपने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है और वो स्क्रीनशॉट आपने एप्लीकेशन पे ले रखा है, फेसबुक ऐप पे ले रखा है जो कि फ़ोन पे आपके एक्टिव थी, तो उस केस में क्या होगा, वो स्क्रीनशॉट आपका किसी काम का नहीं रहा। क्यों किसी काम का नहीं रहा? क्योंकि उस स्क्रीनशॉट में आपका URL अवेलेबल नहीं है, और जब तक URL विजिबल नहीं होगा आप किसी भी प्रोफाइल को यूनिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते।
उस केस में मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरे ऊपर आरोप लगा, मैं कोर्ट में जाकर के कह दूंगा कि साहब इसमें मैंने प्रोफाइल कहाँ बनाई है, ये कहाँ प्रूव हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब से मेरी दुश्मनी हो गई थी, तो इन्होंने मेरे नाम की एक प्रोफाइल बनाई, खुद फोटोग्राफ मेरा यूज करके, और आपको ये शो केस कर रहे हैं, इसमें मेरा यूआरएल कहीं विजिबल नहीं, ये प्रोफाइल तो मैंने बनाई ही नहीं है। और उस केस में आप ओरिजिनली इस चीज को प्रूव नहीं कर पाएंगे कि उस व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया था। तो किसी भी अपराध को प्रूव करने का तरीका क्या है कि आपको जो स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं, उस स्क्रीनशॉट में यूआरएल प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। और व्हाट्सएप के केस में मान लीजिए किसी ने आपको धमकी भरा एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, या व्हाट्सएप पे कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी किसी व्यक्ति ने की, और आपने उस व्यक्ति का एक स्क्रीनशॉट लेकर के पुलिस में कंप्लेन लॉन्च कर दी, या एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप उस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगे, तो दोबारा उसका रिलेवेंस इसलिए नहीं रहेगा कि प्रॉपर फोन नंबर आपका विजिबल नहीं रहेगा उस स्क्रीनशॉट में। ज़्यादातर लोग, मान लीजिए किसी ने मुझे धमकी भरा मैसेज भेजा, उसका नाम था रोहित, तो मैंने अपने फ़ोन में उसका नाम रोहित सेव कर रखा है, और मैं उसी का स्क्रीनशॉट ले जा करके देता हूँ आईओ को, और आईओ उसी के बेसिस पे आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, कल की डेट में जब रोहित के ऊपर मैं आरोप लगाऊंगा, रोहित कोर्ट में आएगा, बोलेगा राहुल से मेरी दुश्मनी हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, मेरा फोटोग्राफ लगाया और एक नंबर खरीद करके रोहित के नाम से सेव किया, और ऐसा मैसेजेस मेरे नाम से भेज करके दे दिए। तो उस केस में उसका रेलेवेंस तब तक नहीं रहेगा जब तक प्रॉपरली फोन नंबर विजिबल नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या है, मान लीजिए किसी ने आपको धमकी भरा कोई मैसेज भेजा, तो बेस्ट तरीका क्या होगा, आप पहले अपनी फोन बुक में से उस व्यक्ति का फोन नंबर डिलीट कर दीजिए। जब आप उस व्यक्ति का फोन नंबर डिलीट कर देंगे तो उसका फोन नंबर वहां पे विजिबल होगा, ना कि नाम विजिबल होगा। और फिर आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें उसका फोन नंबर क्लियरली विजिबल हो, और इसके बाद फिर उस केस को आगे प्रोसीड करिए। इस तरह से अगर आप इसको प्रोसीड करते हैं तो आसानी से इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने वाकई में एक धमकी भरा मैसेज भेजा है। इसी तरह मान लीजिए किसी घटना में आपको कोई फ़ोन बरामद होता है या कोई लैपटॉप आपको मिलता है, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, एक फराडे बैग होता है। अगर लैपटॉप आपको मिलता है तो आपको फराडे बैग अपने साथ रखना चाहिए, और उस फराडे बैग में आपको उस पर्टिकुलर फ़ोन को रख करके फिर फॉरेंसिक साइंस लैब FSL जो भी आपकी होगी वहाँ पे आपको सेंड करके उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए देना चाहिए। या कभी भी आपको डेटा रिकवरी खुद से परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, इसमें फॉरेंसिक लैब की मदद लेनी चाहिए। कई बार आपको लॉक्ड फोन्स मिलते हैं, तो लॉक्ड फोन्स को भी आप उस केस में उसके लॉक्स को ब्रेक करने की कोशिश खुद से ना करें, अदरवाइज उस केस में फैक्ट्री रिसेट हो सकता है फ़ोन, और उसका जो प्रीशियस डेटा है जो हमें मिल सकता है, मान लीजिए मर्डर में आपको कोई फ़ोन मिला और आपने उस पर अपने खुद के एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, तो क्या होगा, जब ओरिजिनली वो डेटा रिकवरी के लिए जाएगा फॉरेंसिक लैब में तो उसमें मुश्किलें आ सकती हैं। तो बेस्ट वे होगा कि अगर वो फ़ोन आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, उस मोड में आप स्विच ऑफ करने की कंडीशन में है वो फ़ोन, तो कोशिश करिए उस फ़ोन को वैसे ही आप लेकर के स्विच ऑफ कर दीजिए उसके। और इस पर्टिकुलर केस में अगर मान लीजिए कई बार आप फ़ोन को लॉक्ड स्टेट में स्विच ऑफ करने की कंडीशन में नहीं होता, तो बेस्ट तरीका होगा कि उसको फराडे बैग में रख करके जो भी आपकी FSL है, फॉरेंसिक साइंस लैब्स है, वहाँ पे आप उस फ़ोन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दें। सो दिस विल बी द बेस्ट वे इन विच यू कैन प्रोसीड। आजकल एक फ्रॉड और बहुत हो रहा है जो है फेक मेलिंग से संबंधित। फेक मेलिंग में क्या होता है, आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति किसी को भी ईमेल भेज सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ फेक मेलिंग स्क्रिप्ट होती हैं, PHP की कुछ स्क्रिप्ट होती हैं जिसके माध्यम से अगला व्यक्ति क्या कर सकता है, सेम ईमेल आईडी यूज़ करके किसी को भी ईमेल भेज सकता है। इसमें कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या यूज़ किया जाता है, जैसे मेलिंग का हिंदी में अर्थ हुआ किसी को पत्र भेजना। अगर मान लीजिए मैं आप में से किसी के भी नाम का इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना शुरू कर दूं, तो क्या आपको इस बात का पता चलेगा कि मैंने आपके नाम से प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है? इस बात का पता आपको तब तक नहीं चलेगा जब तक प्रधानमंत्री का जवाब आपके पास ना आ जाए। अगर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तब आपको लगेगा यार मैंने कब प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था।
ठीक इसी तरह से आपका ईमेल आईडी इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति अगर किसी को ईमेल भेजना शुरू कर दे तो आपको इस बात का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक अगला व्यक्ति उस ईमेल का रिप्लाई ना कर दे। इसके लिए बहुत सारी PHP स्क्रिप्ट्स होती हैं, फेक PHP स्क्रिप्ट होती है जिसका इस्तेमाल करके ऐसी ईमेल्स को सेंड किया जा सकता है। तो कई बार आपको जो ईमेल रिसीव हो रही है वो ईमेल एक फेक ईमेल भी हो सकता है। इस बात को भी अपने दिमाग में लेकर के चलें। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका होता है, आपको जब ईमेल आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो ओरिजिनल का। जब आप शो ओरिजिनल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से ईमेल आ रहा है वही ईमेल मैसेज आईडी का एक ऑप्शन होता है शो ओरिजिनल में, वहाँ पे भी चेक करना चाहिए कि क्या वही डोमेन नेम लिखा है जहाँ से हमें ओरिजिनली ईमेल रिसीव हो रहा है। इस चीज़ को क्रॉस चेक करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो ईमेल आपको रिसीव हुआ है वो ईमेल ओरिजिनल है या फेक है। इसी तरह से अगर फेक मेलिंग की बात हुई तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, आजकल फेक प्रोफाइल्स का ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पे। कई बार लोग फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बना लेते हैं और फिर बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को मैसेजेस भेजे जाते हैं कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, इस नंबर पे आप 10,000 रुपये भेज दीजिए। और कई बार लोग ऐसे पैसे सेंड भी करने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे डिमांड करता है तो कोई भी पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अगर एक व्यक्ति ऑलरेडी आपके फेसबुक में एडेड है तो वो व्यक्ति किसी दूसरी फेक आईडी से आपको क्यों रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी एडेड आपकी फ्रेंड लिस्ट में उसकी रिक्वेस्ट आए तो उसको तुरंत ही इग्नोर करें। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है। दूसरी बात, किसी के कहने पे कोई पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप ये इंश्योर ना कर लें कि ओरिजिनल व्यक्ति से ही आपकी बात हो रही है। उस ओरिजिनल व्यक्ति से आप फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने ये भेजा, इसी तरह जैसा मैंने ये केस बताया, इसी तरह से बहुत सारे और भी केसेस हो रहे हैं जो व्हाट्सएप से संबंधित हैं। आजकल व्हाट्सएप पे भी क्या होता है, कई बार हो सकता है आपके किसी सीनियर अधिकारी का फोटोग्राफ लगा हुआ एक मैसेज आपके पास आए व्हाट्सएप पे और अगला व्यक्ति आपको कह रहा हो कि दिस इज़ माई पर्सनल नंबर और मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे हमारे तो ये सर हैं और इन्होंने अपने पर्सनल नंबर से मुझे मैसेज भेजे और मुझसे 1 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, तो इनको ज़रूरत है, मैं इनकी मदद कर देता हूँ, आगे मेरी मदद होती रहेगी। तो ये सोच करके अगर आप 1 लाख रुपए भेज देते हैं तो वो व्यक्ति एक फ्रॉडस्टर भी हो सकता है जो आपके साहब का फोटोग्राफ यूज़ करके आपसे इस तरह की बातचीत कर रहा हो। तो कभी भी किसी की फोटोग्राफ लगा हुआ कोई मैसेज आए तो तुरंत कन्विंस होने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि ये नए नंबर से कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, ये ओरिजिनल व्यक्ति है भी या नहीं। तो आप क्या करिए, उस व्यक्ति का अगर कोई पुराना नंबर आपके पास सेव है तो उससे पहले बात करिए कि आपने क्या मुझे इस नए नंबर से संपर्क किया है। अदरवाइज पहले ये पता करें कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति ओरिजिनल व्यक्ति है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स अक्सर क्या करते हैं, जितने भी रिनोन्ड लोग हैं, मान लीजिए आपके जो भी सीनियर ऑफिशियल हैं, उनका फोटोग्राफ कहीं से भी मिल सकता है, सोशल मीडिया से मिल सकता है, वेबसाइट से मिल सकता है, और आप सब उनके साथ काम करने वाले लोग हैं। तो आपके फ़ोन नंबर्स, आपके CUG नंबर्स भी हो सकता है किसी व्यक्ति को वेबसाइट से मिल गए हों, तो अगला व्यक्ति आपके CUG नंबर पे आपका बॉस बन करके बात कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो किसी की फोटोग्राफ पे ना जाएं, क्योंकि सिम कार्ड खरीद करके किसी की फोटोग्राफ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये काम बहुत आसान है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो क्या करिए, कोई व्यक्ति अगर आपसे पैसे डिमांड कर रहा है, नए नए मैसेजिंग स्टार्ट हुई है, तो अपना दिमाग खुला रखें। उस व्यक्ति से जब तक बात ना हो जाए, जब तक कि आप इंश्योर ना कर लें कि ओरिजिनल व्यक्ति से ही आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई भी पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। आजकल आपके सामने आप लोग रेलवे से रिलेटेड हैं, तो टिकटिंग फ्रॉड्स भी बहुत कॉमन फ्रॉड है जो हो रहा है आजकल। इससे भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है आप सबको। टिकटिंग में किस तरह के फ्रॉड्स बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारी API होती हैं जो क्या करते हैं, ऑटो फिल करते हैं आपके क्रेडेंशियल्स को। तो ऐसी APIs पे कई बार आपकी इंफॉर्मेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती है।
या आपका जो बेसिकली कैप्चा फिल करना होता है, इन सब कैप्चा को फिल करने का काम बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स से ये काम किए जा रहे हैं और टाइम टू टाइम अपग्रेडेशंस होते रहते हैं और ऐसे टूल्स ऑब्सलीट हो जाते हैं। बट क्या है, कई बार लोग इस तरह के फ्रॉड्स को परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहली बात, ऐसी किसी भी एप्लीकेशन का जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है अपार्ट फ्रॉम IRCTC, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स परफॉर्म होते रहने चाहिए ऐसे पोर्टल्स के जहाँ पे इस तरह के फ्रॉड्स परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लूपहोल्स का इस्तेमाल करके इस तरह से क्राइम्स को परफॉर्म किया जाता है। तो इससे अलर्ट रहने की आवश्यकता है और ऐसी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे अपने कार्ड के नंबर्स इंटर ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे इस तरह की वेबसाइट्स को प्रपोज कर रहा हो या कई ऐसे URLs आपको मिल सकते हैं जहाँ पे अगला व्यक्ति आपसे कह रहा हो या आपको कन्विंस किया जा रहा हो कि आप अपने कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV ये इंफॉर्मेशन एंटर करें। कई बार बहुत सारी बोगस वेबसाइट्स रहती हैं जहाँ पे आप गलती से अपने कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV लिख देते हैं और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आप इंटर करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन एक फ्रॉडस्टर के पास पहुँच जाती है। तो कभी भी इस तरह की किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं, कोई फेक वेबसाइट हो सकती है, इसको इंश्योर करने के लिए हमेशा क्रॉस चेक करें कि ओरिजिनल IRCTC की वेबसाइट पे आप हैं और जहां पे आप अपना कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV इंटर कर रहे हो वहां ये ज़रूर इंश्योर करें कि ऊपर HTTPS लिखा है या नहीं लिखा है। HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ये एम्फेसाइज करता है कि वहाँ पे जो भी डिटेल्स आप इंटर कर रहे हैं, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, वो सारा इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करता है जब आप HTTPS वेबसाइट पे ये डेटा इंटर करते हैं। और जब ये डेटा HTTP वेबसाइट पे आप इंटर करते हैं तो क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर रहता है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में उस डेटा को एक्सेस कर सकता है और आपकी कार्ड डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज की जा सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लो कोई कार्ड डिटेल ले लेगा तो क्या कर लेगा जब तक OTP नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV लिख दिया, तो ये सिर्फ 3 जानकारियां ही काफ़ी हैं क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने के लिए। कोई व्यक्ति अगर इंटरनेशनल गेटवे का इस्तेमाल करेगा तो इंटरनेशनल गेटवे के केस में OTP की आवश्यकता नहीं होती, बिना वन टाइम पासवर्ड के भी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है। तो आप सबको इस बात से भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अभी बेसिकली आजकल बहुत सारे और भी क्राइम्स चल रहे हैं, जैसे आजकल आर्मी पर्सन्स के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। हो सकता है आपको एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा हो कि जो बुलेट है वो 40,000 रुपये में मिल रही है और पता लगा आपने जब उस बुलेट की इंक्वायरी करी तो अगला व्यक्ति आपसे बात कर रहा होगा और वो कह रहा होगा कि मैं फौज का आदमी हूँ और इस समय जम्मू में पोस्टेड हूँ और अगर आपको लखनऊ में बाइक चाहिए तो मैं ये बाइक आपको भेज दूंगा, लेकिन ये बाइक मैं 30,000 रुपये की, इसमें आपको 10,000 रुपये एडवांस देने होंगे, 20,000 तब देने होंगे जब बाइक आपको मिल जाएगी। अब हो सकता है आप कहें कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल में पैसा नहीं देना है, पहले मुझे बाइक मिल जाएगी तब मैं पैसा दूंगा। तो अगला व्यक्ति आपको वीडियो कॉल कर रहा होगा और उसमें वो फौज की वर्दी पहने रहेगा और फिर आपसे बोलेगा कि भाई साहब आप फौज के लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते तो आप किस पे विश्वास करेंगे, और फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप कुछ पैसे दे दें। अब आप जैसे ही 10,000 रुपये देंगे, अगला व्यक्ति आपको एक फोर्ज्ड पेपर देगा, एक फेक पेपर्स आपको भेजेगा गाड़ी के और बोलेगा गाड़ी तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है, अब मैं इसको कल भेजने वाला हूँ, लेकिन आप एक काम करिए क्योंकि गाड़ी के ट्रांसफ़र में 5,000 रुपये लग गए तो आप मुझे 5,000 रुपये और भेज दीजिए। जब आप 5,000 और भेज देंगे तो अगला व्यक्ति आपसे फिर से कहेगा कि इस गाड़ी को भेजने में कोरियर के चार्जेस 10,000 रुपये लगेंगे, तो आप 10,000 रुपये मुझे भेज दीजिए तब मैं बाइक भेज दूंगा। जब आप 10,000 और भेज देंगे तो अगला व्यक्ति आपसे बोलेगा कि वहाँ पे तो कस्टम वालों ने रोक लिया, फिर से 5,000 रुपये देने होंगे, और इस तरह से करके आपसे तब तक पैसे मांगता रहेगा जब तक आपके सारे पैसे ख़त्म ना हो जाए। तो आपको अपना दिमाग खुला रखना है, ऐसे किसी भी धोखे में आपको नहीं आना है। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर कहीं इंटरनेट पे कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है
तो भी अपना दिमाग खुला रखें। आपको ये सोचना चाहिए कि कोई वेबसाइट अगर आपको आईफोन 5,000 रुपए में दे रही है, जिसका मार्केट में प्राइस 1 लाख रुपए है, तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है कोई चीज 5,000 रुपए में कैसे मिल सकती है। देखिए, साइबर क्राइम होने का सबसे बड़ा रीजन होता है लालच। अगर आप लालच से बच करके रहेंगे तो आपके साथ साइबर अपराध होने के चांसेस जरूर मिनिमाइज हो जाएंगे। और आखिरी में मैं एक साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए आज के सेशन को खत्म करता हूँ। आजकल जो एक और साइबर क्राइम सबसे ज्यादा चल रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, इसको हम सेक्सटॉर्शन कहते हैं। सेक्सटॉर्शन में क्या होता है, आपसे फेसबुक पे हो सकता है कोई मॉडल आपको रिक्वेस्ट भेज रही हो, जैसे उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे, मॉडल आपसे आपका फोन नंबर मांगेगी। जब आप उसको अपना फोन नंबर शेयर करेंगे, फिर वो मॉडल आपको प्रोवोक कर रही होगी कि आप उसके साथ कुछ वल्गर कम्युनिकेशंस करें। जैसे ही आप उस वल्गर कम्युनिकेशन के ट्रैप में फंसेंगे, अगली साइड से वो महिला आपसे कहेगी न्यूड होने के लिए, और आपका एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और इसके बाद महिला क्या करेगी, अपनी फोटोग्राफ को मॉर्फ कर देगी, उसकी इमेज नहीं विजिबल हो रही होगी, और आपका एक न्यूड वीडियो आ रहा होगा आपके पास व्हाट्सएप मैसेज पे, और दूसरी साइड से कहा जा रहा होगा कि आपका ये वीडियो बन के तैयार है, और आपके कुछ फ्रेंड्स का स्क्रीनशॉट एक अलग से वीडियो में आएगा, जिसमें वो आपको बता रही होगी कि जहां पे मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा था, वहीं पे आपके 20 फ्रेंड्स को भी मैंने रिक्वेस्ट भेज रखा है, और उन सबको हाय लिखा हुआ मैसेज दिख रहा होगा, और आपसे ये कहा जाएगा कि अगर आपने अभी तुरंत 50,000 रुपए नहीं दिए तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स को भेज दिया जाएगा। अब आप घबरा जाओगे, और ऐसे केस में कई बार पिछले 2-3 साल में देखे गए बहुत सारे लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स तक किए हैं इन चीज़ों से परेशान होकर के, या सीक्रेट सुसाइड के केसेस बहुत सारे आए हैं जिनका रीज़न पता नहीं चला। तो कुछ केसेस में यही रीज़न है जिसकी वजह से इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। तो आपको अपना दिमाग खुला रखना है। अगर कोई मॉडल आपको रिक्वेस्ट भेज रही है और आपसे वल्गर कम्युनिकेशन तुरंत शुरू कर दे रही, तो आपको अपना दिमाग खोल लेना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि आज से पहले तो आप इतने स्मार्ट नहीं थे कि आपको मॉडल्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, आज कैसे मॉडल्स की रिक्वेस्ट आने लगी, और मॉडल आपसे आपका फ़ोन नंबर सीधे मांगने लगी। तो आपको अपना दिमाग खुला रखना है, ऐसे ट्रैप्स में कभी भी नहीं फंसना है। और किसी अननोन नंबर से कोई व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आए तो ऐसी अननोन वीडियो कॉल्स को अटेंड मत करिए, क्योंकि अननोन वीडियो कॉल्स पे क्या होगा, जैसे उस कॉल को आप उठाएंगे, उधर से एक न्यूड वीडियो दिखेगा। अब आपने नॉर्मल कंडीशन में, आप ऑफिस में बैठे हैं, अगर आपने वो कॉल उठा ली और आपको न्यूड वीडियो दिखा, आपने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो भी फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, उसमें जो आपको न्यूड वीडियो दिख रहा है वो कोई रियल पर्सन नहीं होता, वो AI बेस्ड टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आपको वीडियोस दिखाए जाते हैं। और इसके बाद आपके ओरिजिनल वीडियो के साथ एक फेक वीडियो जिसमें एक न्यूड व्यक्ति की पूरा वीडियो होगा, उसको उस वीडियो को बाइंड कर दिया जाता है, और फिर आपको धमकी दी जाती है कि आपको पैसे देने होंगे, तो अदरवाइज आपका ये वीडियो वायरल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप इसकी शिकायत तुरंत पुलिस में करें, और इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पैसे देंगे उनको तो वो आपको और ब्लैकमेल करेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको अपना दिमाग खुला रखना है। बेस्ट तरीका होगा कि अननोन वीडियो कॉल्स को आप एंटरटेन ना करें, और अपना दिमाग खुला रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। इट वॉज अ प्लेजर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।